हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रामगोपाल सिंह और हम लोग आज बात कर रहे हैं अपने टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन के बारे में मैंने क्या बताया था? हार्मोनिक मोशन के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट उसका एक मीन पोजीशन है और वो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से दाएं और बाएं टू एंड फ्रो, जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो अगर इस तरह का मोशन ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट कर रहा है तो इस तरह के मोशन को हम नाम क्या देते हैं? इस तरह के मोशन को हम नाम देते हैं हार्मोनिक मोशन। ये हमारा हार्मोनिक मोशन होता है, ऑसिलेटिंग मोशन होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा कि नाम है सिंपल, इसका मतलब है दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल पीरियोडिक मोशन। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल पीरियोडिक मोशन। लेट मी जस्ट टेल यू एन एग्जाम्पल, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है। एक बार फिर से यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम मतलब है एक डोरी से लटका हुआ एक भार है और आपने इसको डिस्टर्ब किया तो अब वो ऑसिलेट करने लगा। तो ऑसिलेट करते समय वो अपनी अपनी मीन पोजीशन, ये उसकी मीन पोजीशन है, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो यानी कि दाएं और बाएं मूव कर रहा है। अब देखें, जब ये पेंडुलम लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करना शुरू कर देता है, जो फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ लाता है। फिर उसके बाद जब ये राइट चला जाता है तो फिर एक फोर्स इसके ऊपर काम करता है जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लाता है। इस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, जितना आप मीन पोजीशन से दूर जाओगे, जितना आप मीन पोजीशन से दूर होते जा रहे हो, ये रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब जितना आप दूर जाओगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे अगर हम मान लीजिए लखनऊ में रहते हैं और हम कानपुर में रहने लगे तो हमें घर की याद आएगी, लेकिन ये रहेगा कि चलो 80-90 किलोमीटर ही दूर है। हम दिल्ली में चले गए, अरे 500 किलोमीटर दूर आ गए, घर की याद और सताएगी। आप अमेरिका चले गए, आपको घर की याद और सताएगी, क्योंकि अब आप तो हजारों किलोमीटर दूर चले गए। तो जैसे जैसे आप दूर होते जाते हो मीन पोजीशन से, वैसे वैसे एक जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ने लगता है। तो इन्हीं सबको लेकर के आपकी डेफिनेशन है। जब डेफिनेशन देखें क्या लिखा है कि मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल मूविंग बैक एंड फोर्थ अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन वाया अ रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो बैक एंड फोर्थ अपनी मेन पोजीशन से दाएं बाएं वो मूव कर रहा है। किसकी सहायता से? एक रिस्टोरिंग फोर्स से। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अब जरा समझे यहाँ पर ये जो फोर्स है इसकी खास बात क्या होती है कि ये फोर्स जो होता है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिस्प्लेसमेंट के। लार्जर डिस्प्लेसमेंट लार्जर द फोर्स, और एक निगेटिव साइन होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट हो रहा है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट है आपका, पेंडुलम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो राइट डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपका वो प्रोपोर्शनल है -x के। यहाँ निगेटिव साइन क्या शो करता है? निगेटिव साइन शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स and displacement is opposite and displacement it is opposite। ये आपके दोनों अब एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा देखो, फोर्स जो होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट k इस्तेमाल करते हैं। k इज सम कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग इस्तेमाल करो तो स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए कांस्टेंट है, तो k जो है एक कांस्टेंट है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। तो k इज अ कांस्टेंट जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर हो जाती है। अब क्योंकि हमारे पास जो पेंडुलम है उसका मास कितना है? आपका जो पेंडुलम है उसका मास है m और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है मान लो dx, कितने टाइम में? dt टाइम में। सो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तो f की वैल्यू क्या लिख सकते हो? m d2x बाई dt स्क्वायर। ये क्या लिख दिया आपने? ये असल में f इज इक्वल टू एम ए ही है, उसी को लिखा हमने। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, हम नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो f इज इक्वल टू एम ए क्या होता है? a होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। और v क्या होता है? v होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर दोनों को रखोगे तो ये हो जाएगा d बाई dt
ऑफ डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, और इसको अंदर करोगे तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, m टाइम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आपका ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर इस तरह से लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज के को हम m से डिवाइड कर दे, भाई जो m है इसको राइट साइड में ले आए तो x हो गया। अब हम यहाँ पर एक टर्म लिखते हैं, अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि पुट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, यानी यहाँ हमने ओमेगा को अंडर रूट के बाई एम के रूप में माना। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सॉल्व करनी आती है, तो अगर यहाँ सेकेंड ऑर्डर है, दो पावर यहाँ पे दो है, तो यहाँ पर भी हम एक ऐसा टर्म लगाना चाहते हैं जिसकी पावर दो हो, और आगे भी उसके क्या मतलब है, कहीं अंडर रूट को हटाना होगा, हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट आएगा, इसलिए पहले से स्क्वायर ले लिया। आपको मालूम जैसे एक्स है, आपको एक्स कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हो प्लस साइन के लिए। तो अगर आपको मालूम है कि आगे हमारे पास अंडर रूट आने वाला है, तो हम पहले ही अपना कांस्टेंट स्क्वायर के टर्म में ले लेते, हमने वही किया है। तो आपके पास फॉर्मूला, आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, आपने इसको लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। तो अब ये क्या हो गई, अब ये हो गई सेकेंड ऑर्डर की, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और कैसी है यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज द होमोजीनियस, दिस इज द होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आप समझ लो, अभी आप एक देखो, इस लेक्चर को ये कोई भगवत कथा नहीं हो रही है कि आप बस हाथ जोड़ के बैठे रहना। आपको ये सारा काम अपने पास एक पेपर पेंसिल पेन के साथ लेके बैठना है। द मोमेंट हम इसको लिख रहे हैं, आप देखो, जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, वीडियो को रोको, फिर से अपने कॉपी पे लिखो। अब मैंने माइनस साइन लगाया तो आपको भी माइनस साइन से समझना पड़ेगा, अच्छा ये माइनस साइन क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे हो रही वैसे हो रही, इस तरह समझना है, बोल बोल के बताना है, अपने दिमाग को आपको सिखाना है, बोलना है आपको, मतलब बकायदा जैसे लग रहा है कोई बड़बड़ा रहा है पागलों की तरह से। आप जब बैठो तो आप बोल बोल के करते रहो इसको। ओके, उसके बाद फिर आपको ये मतलब ये सारे स्टेप आप करने हैं अपने हाथ से, वैसे देखते नहीं रहना, हाँ 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 अरे बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हो रही, नो, यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आपके पास सोल्यूशन, अब इसका, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे इक्वेशन होती है कोई वैसे इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 0 हो जाए। ये होता है मतलब इक्वेशन फाइंड करने का, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का काम जो है वो न्यूटन, बर्नौली, आयलर, ऐसे बड़े बड़े जो महान व्यक्ति हुए हैं उन लोगों ने किया है। एक चीज जरा इंट्यूशन समझो इस इक्वेशन की। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन एक पीरियोडिक मोशन के बारे में बात कर रही है। ऑलरेडी हमें मालूम है कि पीरियोडिक मोशन का जो बिहेवियर होता है वो तो साइन बिहेवियर होता है या कॉस बिहेवियर होता है। मतलब ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनको अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनका ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, इस तरह से ग्राफ आते हैं। तो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ होते हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन है यानी x की जो वैल्यू आने वाली है वो भी साइन या कॉस के आने वाली है। सवाल है कि साइन ले कि कॉस ले। तो इसमें आयलर कहते हैं कि साइन कॉस की लड़ाई जब हो दोनों में से क्या लें, तो सबसे अच्छा तरीका होता है e एक्सपोनेंशियल ले लो, क्योंकि आपको मालूम है e की पावर i टाइम थीटा जो होता है या e की पावर j टाइम थीटा। मान लो j की वैल्यू कितनी है, √-1, तो वहां पर कॉस साइन भी आ जाएगा और कॉस भी आ जाएगा। इन जनरल एक्सपोनेंशियल ले लेना सही रहता है, ना भी इसके साथ लो तो आप एक्सपोनेंशियल ले लो। तो हम ले लेते हैं पुट द पॉसिबल सॉल्यूशन एज, इसका सोल्यूशन क्या मान सकते हैं, मान लो इसका सोल्यूशन है x बराबर e की पावर, अब e की पावर कुछ होगा, e की पावर तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, e की पावर t होगा, ठीक है, e की पावर t है। लेकिन अब फिर वही बात है, e की पावर खाली t,
टाइम के साथ और भी कुछ होगा, कुछ कांस्टेंट होगा ना, हो सकता है t/2 हो सकता है 1/2 यहाँ पर हो। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों, जरा लॉजिक यहाँ पर ये होगा कि हम एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, हम एक कांस्टेंट c यहाँ यूज कर लें और एक कांस्टेंट अल्फा यहाँ यूज कर लें। हद से हद क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सोल्यूशन x बराबर e की पावर t आ जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मान लो c की पावर 1/2 है, अल्फा की वैल्यू 2 है, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 e की पावर 2t। तो इसलिए जर्नल केस समझने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 इसका सोल्यूशन मान लेते हैं। तो हमने ये मान लिया कि इक्वेशन नंबर जो 1 है उसका सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें d2x निकालना है। तो उससे पहले आपको dx/dt निकालना होगा। इसको डिफरेंशिएट करो ना टाइम के साथ में, तो c तो बाहर निकलेगा। तो आपको मालूम है कि अगर d/dt ऑफ e की पावर अल्फा टी करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, सबसे पहले तो e की पावर अल्फा टी वैसे वैसे आ जाएगा और जो इसकी पावर है उसके ऊपर आपका डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, c e की पावर अल्फा टी और यहाँ से सिर्फ एक अल्फा आ जाएगा। देखो डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, dt/dt 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम c e की पावर अल्फा टी, इस तरह से आ गया। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, उसके बाद फिर क्या करो, जो कि अब अगर फिर से डिफरेंशिएट करना है तो d2x/dt² आएगा। क्यों डिफरेंशिएट करना, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में d2x/dt² है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना। तो इस तरह से आपको d2x/dt² है, यानी आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है, dt फिर से डिफरेंशिएट करना है, अल्फा c e की पावर अल्फा टी, इसको डिफरेंशिएट फिर से करो। देखा आपने, जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो अल्फा मल्टीप्लाई हो गया, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर c e की पावर अल्फा टी, है ना। क्या लॉजिक क्या है, एक बार जब आपने e की पावर अल्फा टी को डिफरेंशिएट किया था तो आपने असल में क्या पाया, e की पावर अल्फा टी वैसे ही एक अल्फा मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब एक बार फिर से जब डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी कांस्टेंट तो वैसे रहेंगे, e की पावर अल्फा टी का मल्टीप्लाई होगा, तो वो e की पावर अल्फा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक और अल्फा दे देगा और एक अल्फा पहले से, तो अल्फा स्क्वायर c e की पावर अल्फा टी आपके पास आ जाएगा। अब इनको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 1 कैसे हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर c e की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है, c e की पावर अल्फा टी बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा e की पावर अल्फा टी आपने बाहर ले लिया, c बाहर ले लिया, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। खुद ही बताओ अब जरा, यहाँ पर 2 टर्म है ना, एक टर्म ये है c की पावर अल्फा टी, एक टर्म ये है अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है c की पावर अल्फा टी, क्या ये 0 हो सकता है, क्योंकि 2 टर्मों का प्रोडक्ट 0 है। आपको मालूम है a और b 2 टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब है या तो a 0 होगा या b 0 होंगे, या ये दोनों ही अपने आप में 0 हैं। यही तो है लॉजिक। अभी 0 इंटू 0 0 हो सकता है, 0 इंटू समथिंग 0 हो सकता है। लेकिन ये देखो, ये वाला जो टर्म है c e की पावर अल्फा टी, तो x है ना भाई, x ही तो है c e की पावर अल्फा टी। इसको अगर 0 मान लोगे तो इसका मतलब आपने सोल्यूशन 0 मान लिया। तो ये जो टर्म है वो 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये टर्म 0 नहीं होगा। तो आपका ये वाला टर्म जो है वो 0 होगा। तो आप लिखेंगे सिंस c e की पावर अल्फा टी इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि यही तो सोल्यूशन था। अगर आपने कहा कि हमारा ये टर्म 0 है मान लो, तो इसका मतलब आपने कहा सोल्यूशन ही नहीं है, सोल्यूशन 0 मान लिया नहीं, इसीलिए हमारा ये टर्म 0 नहीं है हो सकता। सो आपके पास क्या आया, इसका मतलब है आपके पास आया कि अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ठीक है, ये आपका टर्म 0 आ गया। तो यानी अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट -1 और अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर। तो अंडर रूट -1 को हमने ले लिया j और ये हो गया ओमेगा। लेकिन यहाँ पर इसके 2 रूट आएंगे, क्योंकि जब भी हम अंडर रूट करते हैं तो अंडर रूट करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 रूट आते हैं, एक प्लस का रूट आता है, एक माइनस का रूट आता है। तो ये प्लस माइनस 2 रूट हो गए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस j टाइम ओमेगा।
ठीक है, आपने जो अल्फा लेके चले थे, आपका अल्फा इस तरह से प्लस माइनस आ गया, लेकिन अल्फा की 2 वैल्यू आ गई हैं। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप लिखोगे दिस शोज दैट, ये दिखा रहा है कि अल्फा एक नहीं होगा। दिस शोज दैट अल्फा 1 इज प्लस जे टाइम, अल्फा 1 इज प्लस जे टाइम ओमेगा, और एक दूसरा रूट हो जाएगा अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस जे टाइम ओमेगा। तो अल्फा के यहाँ पे दो वैल्यू हो गई, एक अल्फा 1 प्लस जे ओमेगा, दूसरा अल्फा 2 माइनस जे ओमेगा। यहाँ तक ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन था, हमने सोल्यूशन क्या मान के चले थे बच्चा, हम लोग ने सोल्यूशन जो माना था वो सिर्फ इतना माना था कि मान लो x बराबर कोई c टाइम e की पावर अल्फा टी, एक अल्फा माना था यहाँ, तो एक कांस्टेंट माना था c यहाँ पर। लेकिन मैथमेटिक्स ने बताया कि मैथमेटिक्स कह रही कि नहीं भाई, आपके पास 2 सोल्यूशन होंगे, 2 वैल्यू होंगे, एक अल्फा 1 होगा, एक अल्फा 2 होगा। सो द सोल्यूशन, सो द करेक्ट सोल्यूशन, अब एक करेक्ट सोल्यूशन की बात आ रही, सो द करेक्ट सोल्यूशन बिकम्स, कैसे होगा, x बराबर एक कांस्टेंट c1 e की पावर अल्फा 1 t और एक कांस्टेंट c2 e की पावर अल्फा 2 t। नाउ दिस इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द जो इक्वेशन थी, यहाँ वैल्यू रख देते हैं और x बराबर c1 e की पावर, भाई अल्फा 1 की वैल्यू क्या थी, j ओमेगा t, एंड c2 बराबर e की पावर माइनस j ओमेगा t। ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन से हमको और भी ज़्यादा कुछ निकालना है, इसके कुछ और निष्कर्ष निकालने हैं कि इसका क्या मतलब हुआ है। इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर जो वो इक्वेशन है जो कि सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन थी, जो इस तरह की इक्वेशन थी, वो इक्वेशन में जो x है वो इस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है, तो चलो देखते हैं इसका मतलब। हमें मालूम है कि e की पावर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी टाइम थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी टाइम साइन थीटा। ये हमें आयलर ने बताया था, ये हमें एक्सपोनेंशियल का आयलर का रिलेशन है, ये हमें मालूम है। तो चलो इसको अप्लाई कर देते हैं। अगर ये मालूम है तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि x बराबर c1, आप यहाँ पे लिखोगे कॉस, अब यहाँ थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी प्लस जे टाइम साइन ओमेगा टी, ओके। फिर c2 कॉस ओमेगा टी माइनस जे टाइम साइन ओमेगा टी। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस लग जाता है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे c1 कॉस ओमेगा टी प्लस c1 टाइम जे साइन ओमेगा टी प्लस c2 कॉस ओमेगा टी प्लस c2 टाइम जे साइन ओमेगा टी। अब देखो कॉस का टर्म यहाँ है, कॉस का टर्म यहाँ है, साइन का टर्म यहाँ है, साइन का टर्म यहाँ है, तो फाइनली आपके पास हो जाएगा c1 प्लस c2 कॉस ओमेगा टी प्लस c1 जे माइनस c2 जे साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपके पास आ रहा होगा c1 प्लस c2 कॉस ओमेगा टी प्लस बाहर j निकाल दो तो c1 माइनस c2 साइन ओमेगा टी। तो यह x की वैल्यू आपके पास इस तरह से आ गई है। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ पुट कर दें, क्योंकि c1 c2 कांस्टेंट हमने एक नए तरीके से लिख सकते हैं। c1 प्लस c2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट टाइम साइन सम कांस्टेंट। यहाँ पर a भी एक कांस्टेंट है और हमारा जो फाई है वो भी कांस्टेंट है, तो साइन ऑफ सम कांस्टेंट एक कांस्टेंट ही देगा। तो हमने दो कांस्टेंट का सम एक नए तरह का कांस्टेंट लिख दिया। ऐसे ही j टाइम c1 माइनस c2 है, इसको आप लिख सकते हो a टाइम कॉस फाई। तो ऐसा करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसा करोगे तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी a टाइम साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस a टाइम, गड़बड़ कर दिया, हाँ ठीक है, a टाइम साइन फाई कॉस ओमेगा टी और a टाइम कॉस फाई साइन ओमेगा टी। यहां से आप a बाहर ले सकते हो, a बाहर करोगे तो साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाई
साइन ओमेगा टी, ये आ गया। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। आपको मालूम होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर आपके पास साइन ए प्लस बी है तो इसका मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरह का फॉर्मूला आप यूज करते हो। तो ये है क्या भाई, ये है ए टाइम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला, ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन कैसा है, साइनोसॉइडल सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को अगर हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करें कि चलो भाई ऐसा देखते हैं, चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा, देखें इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह ग्राफ होगा। बस इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल ए होगा। इसका जो फेज है वो कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई होगा। तो अल्टीमेटली ये बात हमें प्रूफ हो गई, ये बात हमने साफ साफ देख ली यहाँ पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल ऑसिलेशन करता है तो उसका सोल्यूशन हम इस तरह से साइनोसॉइडल फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात भी है, साइनोसॉइडल फॉर्म में लिखने की ऑब्वियस सी बात भी है। ये आपका क्या है, ये आपका फेज का टर्म है, और ये जो ए क्या है, ए आपका एम्पलीट्यूड का टर्म है, और x क्या है, x किसी पर्टिकुलर टाइम t पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, इस तरह से मूव कर रहा था, बार बार अपने ऑब्जेक्ट के दाएं बाएं मूव कर रहा था, तो वो मैक्सिमम मीन पोजीशन से मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, मान लो कुछ a तक जाता है, फिर मीन पोजीशन से इधर कहाँ तक जाता है, यहाँ तक a तक जाता है, तो a इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और आपने कहा किसी पर्टिकुलर x पे कितनी क्या होगा, उसका ये फॉर्मूला यहाँ से आपको दिख रहा है। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपके पास है फॉर्मूला। चलिए एक चीज और समझते हैं। अब अगर आपके पास इस तरह का रिलेशन है तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट है तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टर्म निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये जो हमने लिखा है वेलोसिटी, जो पार्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है, हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, dx बाई डी टी, ठीक है, dx बाई डी टी, यानी कि d बाई डी टी आप करोगे a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का। तो यह जाएगा a साइन, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, तो यह हो जाएगा कॉस, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो फाई तो कांस्टेंट है, ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा टाइम ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर आप साइन कॉस के टर्म में देख रहे हैं तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसका एक और अल्टरनेट तरीका होता है। अल्टरनेट तरीका देखो ऐसे होता है, जैसे x बराबर क्या है, x बराबर है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई बराबर x बाई ए। अगर एक ट्राइंगल बन रहा हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो, उसमें ये जो एंगल है ये है ओमेगा टी प्लस फाई। अगर ये एंगल है तो x मतलब क्या होता है, x मतलब होता है ये लेंथ, ठीक है, और a मतलब क्या होता है, a मतलब होता है हाइपोटेनस। तो साइन बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस a है, ये x है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, इसका बेस होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जरा सोचो, ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी बेस। तो यहाँ पर होगा इस ट्राइंगल के हिसाब से सिंस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई बराबर आधार, आधार मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आधार बटे कर्ण यानी कि a। तो ये आपके पास कॉस की वैल्यू है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा टाइम a, और कॉस की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओमेगा टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ओमेगा v की जो एक वेलोसिटी है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारी v की ये वेलोसिटी है, v वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो इस फार्मूले से दी जाएगी। तो ये दोनों ही पूछा जाता है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि इस फार्मूले के हिसाब से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालिए, इस फार्मूले के हिसाब से सॉल्यूशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन निकाले, सिंपल पेंडुलम के बारे में बताएं। एक खास बात आप यहाँ पे देखें, इस पूरी एनालिसिस के दौरान
इस पूरी एनालिसिस के दौरान हमने कहीं ये नहीं माना है कि यहाँ पर फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब समझते हो ना, फ्रिक्शन मतलब वो एक इफेक्ट, वो एक फोर्सेस जो कि मोशन का विरोध करते हैं। जैसे आप बॉल लुढ़का रहे हो, तो बॉल लुढ़काते हो जब, तो लुढ़कते हुए बॉल में आखिर बॉल थोड़ी देर के बाद क्यों रुक जाती है? जो कि जैसे वो लुढ़क रही है, रोल कर रही है, वैसे वैसे रोलिंग के साथ साथ उसके अंदर उसकी उसके जो कांटेक्ट हो रहा है उसका लगातार, उस कांटेक्ट की वजह से उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी लॉस होने की वजह से इसको फ्रिक्शन कहते हैं। जो कांटेक्ट हो रहा है, जो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी एनर्जी लॉस होती रहती है। उस एनर्जी लॉस होने की वजह से बॉल एक समय के बाद रुक जाएगी जाकर के। तो लेकिन यहाँ इस पूरे मोशन के अंदर हम लोगों ने फ्रिक्शन नहीं माना है। हालांकि ये होता तो है फ्रिक्शन, लेकिन हमने अभी नहीं माना, क्योंकि हम मैथमेटिक्स को सिंपल रखना चाहते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। याद रखना, इस चीज को हम फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। और ये फ्री ऑसिलेशन एक तरह से आइडियलाइजेशन है। किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना मान लेना एक तरह से आइडियलाइजेशन है, कि हम एक बड़ी ही आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, कि ऐसी आदर्श स्थिति जहां पर सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी फाइन, नथिंग इज प्रॉब्लमैटिक, हर चीज बहुत ही सही हो रहा है। बट मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, फिजिक्स में हम ऐसा करते हैं कि हम ग्रेजुअली प्रॉब्लम को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भाई चलो मान लो कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, एक मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे। ओके, डेवलप हो गई, सब चीज़ समझ में आ गई, बेसिक चीज़ समझ में आ गई। फिर हम उसमें एक कोई टर्म जोड़ेंगे ऑसिलेशन का, तो फिर मैथमेटिक्स में क्या बदलाव हुए इनको हम देखेंगे। फिर और कोई टर्म ऐड करना है, उसको ऐड करेंगे। तो इस तरह से ग्रेजुअली हम अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करते हैं। एकदम से किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कूद पड़े, पता लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, कैसे करना है, उलझ के रह गए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में ही। नीड what is just start from the bottom and move to the top. Okay, so in the next topic we will discuss the time period and the kinetic energy and the potential energy and the average energy, and if possible then the law of conservation of energy भी हम simple harmonic motion केस में वहां पर शो करेंगे। चलिए, have a nice day, take care, bye bye.